हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। चलिए बेटा, बच्चों शुड वी स्टार्ट अवर लेक्चर? हेलो हेलो चलिए बच्चों, एक बार फटाफट से थंब दिखा करके कंफर्म करिए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो सब शानदार सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा? हेलो मिस्टर के एम कृष्ण मोहन जी, नमस्कार, कैसे हैं? अभय चौधरी जी, रत्नेश भदौरिया जी, फ्यूचर डॉक्टर्स जी, मोटिवेशनल वर्ड जी, अभय चौधरी जी, जीशान शाह, अबरार अहमद, फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट वाला नीरज, फ्यूचर डॉक्टर, गॉड ब्लेस यू बेटा, बायो चैंपियन, हेलो बायो चैंपियन, अविनाश चौहान। बेटा वो एक्चुअली एक लाइन बोल करके हम टेस्टिंग कर रहे थे कि आवाज कैसी आ रही है। वो हेलो इको कर रहा था बेटा, मेरे एक बार बोलने पर वो मल्टीपल टाइम इको किया और हर बार उसकी इंटेंसिटी गिरती जा रही थी और लास्ट तक जाते जाते वो डिफॉर्म ट्यून बन गया। इट वॉज डैम टाइप ऑफ ऑसिलेशन, राइट? केडी शर्मा जी और मोहम्मद आमिर जी, आवाज आवत बा सर जी, आवाजिया आवत बा, चला बढ़िया भाई। अच्छा, फ्यूचर डॉक्टर्स सौरभ कुमार, अवनीश, बी आर डायमंड, निखिल जी, बहुत बढ़िया। कल बेटा गेट पे हम लोग खड़े होंगे ना, तो जो लाइव वाले नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। हमें एक बात पूछी, हमने किस सेंटेंस के बाद किस सेंटेंस को कहा था, है ना? ये आपकी सिंसियरिटी भी दिखाता है। 10 बजे मैंने कहा था डॉट। हाँ, लेट्स स्टार्ट, वी आर गोइंग जस्ट टू स्टार्ट अवर। ओहो, इट्स सोनू प्रजापति, वेरी गुड बेटा। शानवेंद्र जी हेलो, आयुषी हेलो बेटा, आदित्य भदौरिया जी हेलो 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 हेलो, आदित्य यादव जी, प्रिंस वर्मा जी। बस बेटा चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर इवन अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैट बॉक्स पे थोड़ा सा कम नजर रखेंगे हम। जी हाँ, बिल्कुल छेड़ के छोड़ देते हैं फटाफट। आइए बेटा, और जहां आवश्यकता पड़े, मुझे आपके थम्स की आवश्यकता पड़ेगी, फटाफट बताना कि आज मैं पहले कंफर्म कर दूं बच्चों, ये क्लास एक्चुअली कॉमन लाइव क्लास है। इसमें ई गुरुकुलम और ओमेगा ऑनलाइन दोनों का इक्वल रोल है। ई गुरुकुलम वाले बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले और ऑनलाइन ओमेगा वाले बच्चे, अपने जो कैंपस के बच्चे हैं या कहीं का बच्चा जो भी क्वेश्चंस देख रहा है, वो मेंटली इस बात के लिए तैयार हो जाए कि आज के सेशन में मॉडर्न फिजिक्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम, जो 100% एक क्वेश्चन डिजर्व करता है, उसके लास्ट के करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग फैंटास्टिक क्वेश्चंस ऑफ जेई प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन कहे थे, बट एक अच्छे क्वेश्चन से हम उस चीज को समराइज करेंगे, क्योंकि मुझे करीब करीब सब वैरायटी इन क्वेश्चंस में से रिपीट दिखाई दी। जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसमें जरूर आपका साथ दूंगा। कुछ क्वेश्चन में बच्चों हिंट करके छोड़ देंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मेंटली तैयार हो जाएं। नोटबुक अपनी कॉपी लेकर के, क्लास की रेगुलर कॉपी लेकर के, क्वेश्चन स्लाइड के फॉर्म में आपके सामने चलते जाएंगे, हम उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि इसकी सराउंडिंग में और भी क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, कल जब आप गेट पे एंट्री करेंगे तो वेव मोशन के शॉर्ट नोट्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, एटम के शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की कॉमन प्रैक्टिस सब कुछ चेक करा जाएगा। बिल्कुल सिंसियर हो जाइए, क्लासेस का नुकसान मत कीजिए और सिंसियर रहिए बच्चों, क्योंकि जो टाइम चल रहा है बहुत प्रीशियस टाइम है आपका।
आप लोग अपनी ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस में बेटा आप कोशिश करेंगे इस क्लास को बिल्कुल रेगुलर बनाने की, है ना, लेकिन आपका उसमें सपोर्ट चाहिए होगा, ऑडियंस संख्या पर्याप्त चाहिए होगी, उससे मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो दूसरी बात ये बेटा कि आप बिल्कुल मेंटली तैयार हो जाइए। हम लोग मैकेनिक्स अच्छे से खत्म करने के बाद इसमें ग्रेविटेशन बाकी जो इलेक्ट्रो के साथ पढ़ाएंगे, और अगर वेव मोशन खत्म कर चुके हैं, एसएचएम खत्म कर चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी करीब करीब खत्म की कगार पर है, और इसके बाद थोड़ा सा सस्पेंस है, वो आपसे पूछ के निर्णय लेंगे कौन सा क्या टॉपिक पढ़ाना है। तो शुरू करते हैं बच्चों बिना देर किए फटाफट से। जी हाँ, शॉर्ट नोट्स प्लीज बहुत अच्छे मन से बनाइएगा, नो फॉर्मेलिटी। अगर तुमने जबरदस्ती गंदी गंदी राइटिंग में किसी की चीटिंग करके लिखी और हमें पकड़ में आ गया, हम 2 सवाल पूछेंगे, नहीं बता पाओगे तो वही पीटेंगे। चलो जल्दी से आओ फटाफट। आइए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आपको याद होगा आज के सेशन का ये आखिरी सवाल था, चूंकि इसी के साथ क्लास फिनिश हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा फिर से डिस्कस करूंगा। जल्दी सुन लीजिए, बस जल्दी सुन के बाद फिर आगे सारे क्वेश्चंस आपके लिए सही है। कुछ बच्चों के जो डाउट्स है एक बार प्लीज कंफर्म करके सॉल्यूशंस बनाते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो बच्चों न्यूक्लियस के जो करीबी ऑर्बिट्स होते हैं उनके अगर हम फोटोज बनाएं तो बारी बारी से दिखाते हैं। ये आपका न्यूक्लियस सबसे इनर मोस्ट, न्यूक्लियस के बाद बच्चों ये n बराबर 1 है, ये आपका n बराबर 2 है, ये आपका n बराबर 3 है, ये आपका n बराबर 4 एंड सो ऑन, ये n बराबर इनफाइनाइट है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आने के लिए जंप करे और अगर गलती से n बराबर 1 पर आया तो इसे हम लोग लाइमन सीरीज का सदस्य मानते हैं। लाइमन सीरीज का जो प्रथम सदस्य है वो 2 से 1 का ट्रांजिशन है, और लाइमन सीरीज का अंतिम सदस्य इनफाइनाइट से 1 का ट्रांजिशन है, राइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या है कि लाइमन की जो फर्स्ट सीरीज है, ये वाली सीरीज 2 से 1 का ट्रांजिशन, उसकी वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम में सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज के बराबर है। बामर सीरीज कहीं से भी कूदो 2 पर कूदो, और बामर की जो फर्स्ट लाइन होगी वो 3 से 2 होगी, जो सेकंड लाइन होगी बच्चों वो n बराबर 4 से 2 पर होगी। तो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था बेटा, है ना। या हम आपसे ऐसे कहते हैं अगर पूरे मॉडल को अच्छे से डिस्कस करें तो हमने n बराबर 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक की ऑर्बिट्स को लगभग दिखाने की कोशिश की। इसमें से क्या ध्यान रखना है कि जो लाइमन का पहला सीरीज, लाइमन सीरीज की पहली लाइन है 2 से 1 की लाइन, ये वाली लाइन, और बामर यानी n बराबर 2 बनाने की दूसरी लाइन, ये वाली नहीं, ये वाली लाइन, इन दोनों के लैम्डास बराबर है। तो हम लैम्डा का कैलकुलेशन करने के लिए जो अमूमन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आपको याद होगा, 1 बाई लैम्डा वेव नंबर इज इक्वल टू z स्क्वायर r, और डब्बे के अंदर बच्चों आ जाएगा 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर, 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर। डब्बा बंद कर दीजिए बच्चों। सो 1 बाई लैम्डा ये लाइमन का है, तो 1 बाई लैम्डा लाइमन, सो 1 बाई लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू z स्क्वायर, चूंकि मामला हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, डबल कांस्टेंट की जगह r आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन n फाइनल, लाइमन में फाइनली 1 पर आना है तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन इनिशियली 2 से 1 पर कूदो, लाइमन की पहली लाइन 2 से 1 पर, तो 1 अपॉन n इनिशियल 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बच्चों में डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, ये 4 बन जाएगा, राइट। इन शॉर्ट सॉल्व करें तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 1 के 4, 4 में 1 गए 3 बाई 4, तो आंसर विल बी 3r/4। ये 1 बाई लैम्डा लाइमन आ गया। इसी प्रकार बामर की जो सेकंड लाइन आएगी मैं उसको लिख सकता हूं 1 बाई लैम्डा बामर, एक ही बार में लिख देंगे बेटा, समझना, क्योंकि क्लास में बता चुके हैं। याद आएगा z स्क्वायर r, z स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, r रिडवर कांस्टेंट, डब्बे के अंदर 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर। बामर में आना फाइनली 2 पर है, ये फिक्स है, और आना 4 से 2 पर है, क्योंकि हमें लाइमन बामर की दूसरी लाइन चाहिए, तो 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, तो r, और डब्बे के अंदर क्या बचेगा बेटा, एलसीएम के नाम पर 16 बचेगा, 16, 4 चौको 16, फिर 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, इन दोनों का एलसीएम 16, 4 से 16 को डिवाइड करोगे 4 चौको 16, 16 1 के 16, 4 माइनस 1 3, तो आंसर मेरे पास आ चुका है 1 बाई लैम्डा लाइमन फर्स्ट, लाइमन की पहली का आंसर आ गया है 3r/4, और बामर की दूसरी का आंसर आ चुका है 3r/16। आइए दोनों को डिवाइड कर दें बेटा। जैसे ही डिवाइड करोगे, इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही दोनों लाइनों को बराबर करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है दोनों की वेव नंबर्स या वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये वाला हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, ये बराबर है, और बराबर होने का मतलब हम दोनों को बराबर करने जा रहे हैं। सो 1 बाई लैम्डा 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 लाइमन फर्स्ट शुड बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा बामर सेकंड। बच्चों चाहे डायरेक्ट आमने सामने करके बराबर करो, चाहे उनके रेसिप्रोकस बराबर कर दो, एक ही बात है, जैसे इनकी जगह इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखी जाएगी। तो पहले वाले केस से आ चुका है 3r/4 इज इक्वल टू, हाँ एक बात और बता दें, कुछ मिसिंग था,
ये हाइड्रोजन लाइक आयन, इट्स नॉट हाइड्रोजन आयन, तो जेड स्क्वायर बेटा आएगा, है ना, ये आ जाएगा बेटा जेड स्क्वायर आर और 3/16, सब काटोगे तो 3r से 3r कट जाएगा, 4 चौको 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए जेड बराबर 2। ये क्लास में डिस्कस हो चुका था बेटा, तो तुमने यूं ही डिस्कस कर दिया, एक अलग इश्यू है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। n बराबर 2 बेटा, क्लियर हुआ। अब दूसरे सवाल से थोड़ा सा ठहराव से चलेंगे, आइए। अच्छे सवाल है, कुछ सब डिस्कस नहीं करेंगे, जो सेम टाइप के होंगे छोड़ देंगे। कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट अ पॉसिबल एनर्जी फोटोन टू बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के आधार पर इनमें से कौन सा ऐसा फोटोन है या कौन सा ऐसा पॉसिबल एनर्जी है जो फोटोन के फॉर्म में निकल नहीं सकता। बच्चों मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अलग अलग लेवल की डिफाइंड एनर्जीज में पहले लेवल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे लेवल में अर्थात n बराबर 2 पर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरे लेवल पर बच्चों ध्यान से देखिएगा n बराबर 3 पर जो आपका एनर्जी लेवल है दैट इज माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे लेवल पर जो एनर्जी है अर्थात n बराबर 4 पर है दैट इज माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों कोई भी ट्रांजिशन जब होगा तो एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की जाएगी, एनर्जी गैप के बराबर, एनर्जी गैप के बराबर। वो गैप दो कंसेक्यूटिव के बीच का हो सकता है और अल्टरनेट गैप भी हो सकता है, एक छोड़कर एक के बीच का। मैं आपको याद दिला दूं इन दोनों के बीच का गैप 10.2 आता है, चाहे तो आप इन दोनों एनर्जी को घटा लीजिए, इन दोनों को। ये जो गैप आता है वो बेटा 1.51 के आसपास आता है, 1.9 के आसपास आता है, 1.9 के आसपास, ये गैप 1.9 के आसपास आता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 12.1 का टोटल गैप बन जाएगा, 12.1 का डायरेक्ट गैप, मतलब इन दोनों एनर्जी गैप को ऐड कर दोगे तो 12.1 का टोटल गैप बनेगा, और ये 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। एक साथ अगर सब को ऐड कर दोगे तो 10.2, 1.9, 0.65 सब मिलकर के 12.75 का गैप बन जाएगा। मेरी बात समझ पाए? अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी भी लिख दी है, दो के बीच का डिफरेंस लिख दिया है, इकट्ठे 2 का इकट्ठे 3 का भी डिफरेंस लिख दिया है। अब एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन केवल और केवल डिफरेंस ऑफ एनर्जी के पैकेट के बराबर हो सकता है। वो डिफरेंस एक का भी हो सकता है, वो डिफरेंस दो का भी हो सकता है, तीन का भी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर फोटोन टू बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम द्वारा इनमें से कौन सा पैकेट नहीं निकल सकता। 0.65 निकल सकता है क्योंकि एनर्जी गैप से मैच कर रहा है, 1.91 मैच कर रहा है, ये निकल सकता है, 13.6 इन्फिनिटी से यहां तक का डिफरेंस है, n बराबर 1 पर है और n बराबर इन्फिनिटी पर एनर्जी लेवल 0 हो जाता है, तो इन्फिनिटी से यहां के बीच का डिफरेंस 13.6 है। इनमें से दी गई ये बीच की संख्या जो 11.1 है बेटा, वो किसी एनर्जी गैप कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार एनर्जी गैप या डायरेक्ट एनर्जी गैप से मैच नहीं कर रही। सो 11.1 का चूंकि एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन एटम के किन्हीं भी दो ऑर्बिट के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए इस एनर्जी गैप के बराबर का फोटोन निकल ही नहीं सकता, राइट। तो ये सारे एनर्जी गैप से मैच कर गए, इनका मिशन पॉसिबल है, ये नहीं मैच कर रहा, इसका मिशन पॉसिबल नहीं है, हमसे नॉट पॉसिबल मिशन पूछ रहा, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाइए। आप में से कितने लोगों ने बच्चों जरा सा थंब दिखाइए, कितने लोगों ने क्वेश्चन सही सोच लिया था, जल्दी करें, मैं देख रहा हूं आउट ऑफ यू। जरा थंब दिखाइए, सी ऑप्शन। आप में से कितने लोगों ने यही बात सोची थी, जल्दी करें बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। भरत पांडे जी आंसर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, मधुसूदन जी ने सोच लिया था, नितिका जी ने सोच लिया था, बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। आयुषी बहुत बढ़िया, केडी भाई ठीक है बेटा, मान गए, गुड। रवि मौर्य जी पिंक हाथ भेजते हैं, क्या शानदार हाथ है, चलो भाई ठीक है, थोड़ा ही सोचा, चलो बेटा अब हम फटाफट आगे बढ़े बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, एक आइडिया मिल गया। अगला आओ बेटा, क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा है, इसको पढ़िए और इसको कोशिश कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा फटाफट से, जल्दी। वेरी गुड बेटा, रवि रंजन, चित्रा, अनूप, सतीश, ओ वाह, विनय जी ने भी सोच लिया था, बढ़िया। आइए, नित्या ने भी सोच लिया था, वेरी गुड बेटा हम वापस आ रहे हैं काम पे, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। आइए जरा आगे चलते हैं,
क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट n बराबर 3 से n बराबर 1 इन हाइड्रोजन लाइक एटम, नॉट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रा रेडिएशन किसमें मिलेगा? बहुत शानदार सवाल है, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है n बराबर 3 से 1 का जो ट्रांजिशन है ना, समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। और ऑप्शन में भी देख लिया करो कहां तक की चर्चा है। ऑप्शन में 4 से चर्चा है और क्वेश्चन में 3 से चर्चा है, तो मैक्सिमम बनाया करो। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। क्वेश्चन कह रहा है 3 से 1 का ट्रांजिशन किसी हाइड्रोजन जैसे स्पेक्ट्रम में यूवी रेडिएशन निकाल रहा है। 3 से 1 का ट्रांजिशन, 3 to 1 का ट्रांजिशन, यूवी रेडिएशन। यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया तो एनर्जी गैप के बराबर फोटोन निकला। फोटोन निकला, एनर्जी गैप के बराबर फोटोन निकला। ये फोटोन यूवी रीजन का है, अल्ट्रावायलेट रीजन का। समझते चलिए, यह एक्चुअली स्पेक्ट्रम की जानकारी आवश्यक। सुनिए, आपको याद होगा बच्चों, कई दफा अनगिनत बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, है ना, ये सारे हैं। अब इसमें से बेटा सब तो आइडिया पॉसिबल नहीं, बस हम ये लगा सकते हैं कि इधर से इधर की तरफ जाओगे, रेडियो की तरफ जाओगे, लैम्डा बढ़ेगा, और रिवर्स जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इतनी बात ठीक है ना? ये जो एनर्जी गैप है, इससे निकलने वाला जो लैम्डा है, ये जो एनर्जी गैप है, इससे निकलने वाला जो लैम्डा है, यानी SC अपॉन लैम्डा। मैं बोल दूं 3 से 1 के ट्रांजिशन में 3 से 1 के एनर्जी गैप के बराबर का जो फोटोन निकला होगा उसका लैम्डा E बराबर SC अपॉन लैम्डा। ये यूवी रीजन से बिलोंग करता है। अब कह रहा है किसमें जो रेडिएशन है वो इंफ्रा से बिलोंग करेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन किसमें निकलने की संभावना है? बस ध्यान दीजिए, यूवी की तुलना में इंफ्रा का लैम्डा बड़ा है। यूवी के कंपैरिजन में, अल्ट्रावायलेट के कंपैरिजन में इंफ्रा का लैम्डा बड़ा है। अब कॉमन सेंस लगाओ, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी गैप घटेगा, तो मुझे एक्चुअली इससे कम एनर्जी गैप की रिक्वायरमेंट है, राइट? और जरा देखें, हम हाइड्रोजन लाइक है तो हाइड्रोजन से भी सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हमें तो एनर्जी गैप याद है, हमें तो याद है कि यहाँ 10.2 होता है, यहाँ की बात करें तो 1.9 होता है, यहाँ की बात करें 0.65 होता है। दो का गैप का आप बात करोगे तो ये गैप 12.1 होता है। ये टोटल गैप 12.1 होता है ना? ये टोटल गैप देखोगे तो मतलब टोटल गैप ये देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 12.75 होता है। अब ये समझो कि 3 से 1 के ट्रांजिशन में जो लैम्डा निकल रहा है वो यूवी से बिलोंग कर रहा है। हमें इंफ्रा चाहिए, यूवी से इंफ्रा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब यूवी मिल रहा है, इंफ्रा चाहते हो, लैम्डा बढ़ाना चाहते हो। लैम्डा बढ़ाओगे एनर्जी डिफरेंस घट जाएगा, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस आपको इस एनर्जी डिफरेंस से कम लगे वही सत्य है। जैसे 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 एनर्जी डिफरेंस में आपको बता दूं, यहाँ 12.1 का एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन जैसा है, तो हाइड्रोजन हमको याद, हम उसका कर लेंगे। ये बताओ इससे कम एनर्जी गैप मिले, इंफ्रारेड रेडिएशन। एक बात और आपको बता दें बेटा, हम तो बिल्कुल दावे से कह सकते हैं, दावे से, कि जिस बच्चे को लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड का थोड़ा सा आइडिया है, वो केवल इतने से सोच लेगा कि n बराबर 3 से n बराबर 1 का ट्रांजिशन क्या लाइमन जैसा ट्रांजिशन है? वो लाइमन तो यूवी में आता ही आता है। लाइमन के बाद बामर जो आपका ट्रांजिशन होगा, कहीं से भी 2 के आने का ट्रांजिशन, वो विजिबल रेंज में आएगा। कहीं से भी 2 का ट्रांजिशन, कहीं से भी 2 का ट्रांजिशन, ये विजिबल में चला जाएगा। मुझे चाहिए इंफ्रा, तो यूवी से विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रा। आप बताइए जरा, लाइमन आता है यूवी में, बामर आता है विजिबल में, इसके बाद जो आते हैं तीसरे नंबर का ट्रांजिशन, कहीं से भी आओ, 3 पर आओ, पाशन ब्रैकेट फुंड, ये क्या सारे के सारे इंफ्रा में आते हैं? तो कहीं से भी 3 नंबर का उठा लीजिए, खत्म किया, आ गया ऑप्शन आ गया। हमने तो अपने खाली प्रीवियस मेमोरी के आधार पर आंसर टिक मार दिया। बाकी एनर्जी डिफरेंस सोचते रहोगे बेटा, आप क्रम समझिए बच्चों। खाली हम कहते हैं लाइमन ट्रांजिशन में यूवी मिलता ही मिलता है, वो ना बताता तब भी हम जानते थे कि तीसरे से मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के जितने भी ट्रांजिशन हैं,
या कहीं से भी आओ, अगर अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 पर पहुंचे हो तो ट्रांजिशन u भी होगा, लाइमन का u भी होगा। बामर कहीं से भी 2 का विजिबल होगा, कहीं से भी 2 का विजिबल। आपको चाहिए क्या? इंफ्रा, पास्चन ब्रैकेट फुंड सब इंफ्रा आते हैं। पास्चन शुरुआत होती कहीं से भी कूदो, 3 पे कूदे, मिल गया, चट से आंसर मार दिया। कुछ बताओ कितने लोगों ने इसी आइडिया से सोचा था? आंसर बोलिए बेटा। बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कितने लोगों ने? नहीं, ये क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ था बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। अयान अहमद कहते हैं सर ठंड लग रही है, कोई पास नहीं है, क्या करूं? ये बेटा बदकिस्मती है, ईश्वर बहुत जल्दी आपको कोई पास देगा। पहले नीट वाले में पास हो जाओ बेटा। आइए, पढ़ाई की बातें किया करो बेटा, जानबूझ के तुम छिड़ रहे हो हमको, फिर समझ रहे हो, गंदी बात है। इसकी डिग्निटी को बनाए रखो, ये एजुकेशनल चैनल है बेटा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए आइए, अच्छा शाबाश बेटा, ये क्लियर हुआ। आगे चले, बढ़िया सवाल एक और देखो। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो, बच्चों प्लीज सभी लोग फटाफट केवल और केवल आपके मोबाइल पर चल रही स्क्रीन पर फोकस करो, चैट बॉक्स केवल तब छुआ करो जब हमसे कोई रिस्पॉन्स मांगे, है ना? चलो प्लीज बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन एंड बामर सीरीजेस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर। लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर, रेशियो ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द, लॉन्गर नहीं, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना? या तो शॉर्टेस्ट होता। अब देखो दिखाते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन एंड बामर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बड़ी सिंपल सी कहानी, बार बार रिपीट होना तो याद हो गया होगा। n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट है, n बराबर 2 सेकंड ऑर्बिट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3, n बराबर 4। बहुत ध्यान से देखिए, आपसे कहा जा रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन एंड बामर। अब मेरी बात हो, आपको चाहिए क्या? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गर चाहिए? चलो लॉन्गर का सेंस लॉन्गेस्ट है। हम तो एनर्जी गैप के आधार पर सोचे तो डेल्टा ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा लार्जेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, तो एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम एनर्जी गैप तो 2 कंसेक्यूटिव सेल का होता है ना, तो लाइमन का मिनिमम हो जाएगा 2 से 1 और बामर का मिनिमम हो जाएगा 3 से 2। ये लाइमन के लिए है, ये बामर के लिए है। ये लाइमन का मिनिमम एनर्जी गैप या लार्जेस्ट लैम्डा है, और ये बामर का मिनिमम एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप मिनिमम तो लैम्डा लार्जेस्ट। ठीक है बेटा, ट्रांजिशन निकालें। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने का बेटा एक ही तरीका है, वेवलेंथ का रेशियो पूछा, वेवलेंथ का एक ही फार्मूला होता है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, हाइड्रोजन है तो तत्काल बिना लिखे z स्क्वायर r, फार्मूला लिख दूं मैं, z स्क्वायर रेडबर्ग कांस्टेंट विद इन डब्बा 1 बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ, सो 1 बाई लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन है तो z स्क्वायर की जगह 1 मल्टीप्लाई बाई r, डब्बे के अंदर बेटा, डब्बे के अंदर 1 अपॉन n फाइनल, फाइनल 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 फाइनल, लाइमन के केस में फाइनल 1 है, सो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मन से पढ़ना, और इनिशियल स्क्वायर, तो लाइमन के केस में सबसे छोटा ट्रांजिशन 2 से 1 आए 1 पर फाइनली और चले 2 से, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4। तत्काल प्रभाव से इसको सॉल्व किया जाए तो r की जगह r रहने दीजिए बच्चों, चट से नोट कीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 1 के 4, 4 में गए 3, आंसर 3 बाई 4, है ना? अगला 1 बाई लैम्डा बामर, लैम्डा बामर इट इज इक्वल टू z स्क्वायर, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई r, डब्बे के अंदर 1 बाई, डब्बे के अंदर 1 बाई r, z स्क्वायर आ रहे हैं 1 बाई, अब देखो यहां फिर समझिए, 1 बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर, बॉमर के केस में आए 2 पर तो 1 बाई 2 दूनी 4 माइनस चले 3 से, 3 3 9, एलसीएम 36,
9 चौको 36, 9 में से 4 गए 5, इट इज 5r/36, राइट। हमें तो लैम्डा, हमें तो वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर इन रेशियो। तो पहले लैम्डा लाइमन लिखो, फिर अपॉन में लैम्डा बामर लिखो। अब लॉजिकली आंसर तो लैम्डा लाइमन क्या होगा, इसे पलटाओगे तो ये भी पलट जाएगा 4/3r, 4/3r अपॉन लैम्डा बामर कितना, पलटाओ लैम्डा बामर 36/5। सबसे पहले r से r खत्म, ये बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई, इसे पलटाओ 5/36, 5/36, 4 1 के 4, 4 नहीं है 36, ऊपर 5 नीचे 9 3 27, 5/27। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन संख्या बी सही। बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। आई एम वेरी ग्लैड कि आप सभी मुझसे पहले और बिल्कुल सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं बेटा। बस खाली थोड़ी सी तकलीफ ये है कि सिमिलर आंसर प्राइमरी एजुकेशन क्या कर रहे हो भाई। इस छोटे से चैट बॉक्स में छाने से क्या फायदा, अच्छे काम करो, बड़े पूरी दुनिया में छा जाओ। चलो चौथा सवाल, 5वां, बहुत शानदार सवाल, कम से कम एफर्ट से सॉल्व होने वाला सवाल, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा बाय दिस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रिजल्टिंग इन इमिशन। बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा हाइड्रोजन एटम, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, फोटो बना दे, ये आपका प्यारा सा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। इसके ग्राउंड स्टेट पर बैठे फोटोन, ग्राउंड स्टेट पर बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन का पैकेट गिरा, और जो फोटोन का पैकेट गिरा वो कितनी एनर्जी का है, उसका फार्मूला, एनर्जी तो नहीं पता बट उसका लैम्डा दिया है। जो फोटोन इंसिडेंट हुआ उसका लैम्डा दिया। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, सिंगल लैम्डा की लाइट है, उस पर एक फोटोन गिरा है, कितनी एनर्जी का फोटोन गिरा है, 975। याद रखिए बच्चों, इसको अगर देखें जरा तो एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 1242, मामला एंगस्ट्रॉम का है ना, अपॉन लैम्डा। तो मैं इसको लिखूंगा 12, 1242 वाला है यार, 12420 अपॉन 975, 975। अब इसको खूब अच्छे से डिवाइड कीजिए, इज इट क्लोज टू 1000, और अगर ये 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास है, तो करीब करीब 12.42, भाई 3 जीरो खत्म हो जाए, 3.3 स्थान से, तो 12.42 से ऊपर आंसर आएगा। ये आंसर एग्जैक्ट कैलकुलेट करिएगा, 12.73, 12.74 करके आता है, 12.73, 12.74 करके आता है, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब है जो पैकेट आ रहा है वो 12.73 के करीब फिर रहा है। अब सोचो ग्राउंड स्टेट पर बैठा अर्थात n बराबर 1 पर बैठा इलेक्ट्रॉन अगर 1273, 1275, डेटा बेटा डेसिमल बहुत क्लोज अगर नॉनसेंस हो तो सोच लिया करो कि 1275 का गैप कब होता है। आपको दिखा दें, आप अगर भूल गए हो, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 एंड दिस वन इज गोइंग टू द n बराबर 4। अब मुझे खाली इतना बताइए ये गैप कितना है, 10.2, ये वाला कितना 1.9, ये वाला कितना 0.65, और टोटल गैप मिला लोगे तो ये गैप आता है 12.75। ध्यान से देखो, अगर कैलकुलेशन को बहुत माइन्यूटली परफॉर्म किया जाए तो इस लैम्डा वाले फोटोन के पास एक्चुअली 12.75 के अल्ले पल्ले एनर्जी का पैकेट है, और ये पैकेट अगर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन चट से जम करके n बराबर 4 पर चला जाएगा। एक्साइटेशन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है। n बराबर 4 पर जाने के बाद बहुत देर रुकेगा नहीं, इट विल कम बैक, ये वापस आएगा, और वापस आते वक्त ये कई सारे इमिशन स्पेक्ट्रम निकाल सकता है। मैंने आपको तरीका बताया है नंबर ऑफ रिजल्टिंग इमिशन स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करने का, एंड दैट इज n ग्राउंड स्टेट तक के लिए, n-1/2, n मतलब 4 तक के ट्रांजिशन देखने, लिमिट 3 होती तो मैं n की जगह 3 रखता, बट ये 4 तक की शेल्स बनी, तो 4 डब्बे में 4-1/2, 4 में 3, 4 3 12 का आधा 6 लाइनें निकलेंगी, 6 लाइन्स विल बी इमिटेड। मैं फिर पूछ रहा हूं n बराबर 4 पर ही क्यों लाए, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन करेगा, तो सट से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे एब्जॉर्ब करेगा कि तुरंत एक्साइट होकर के जितना एनर्जी गैप है उतनी जंप कर जाएगा, 12.75 की जंप करेगा तो n बराबर 4 पर गिरेगा। इसी अगर सवाल होता कि 12.1 का पैकेट गिरा है तो एक्साइट होकर n बराबर 3 तक आता, तब आपकी जो स्पेक्ट्रम की संख्या होती है वो 3 होती। सवाल पकड़ में आया, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ठीक है बेटा, मान लिया सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।
छठवां सवाल, बच्चों उसको बहुत परेशान होकर अप्रोच से मत करना, अपने नॉलेज के आधार पर करो। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम की तीसरी ऑर्बिट है ना, उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच कर रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बतानी। एक्चुअली आप खाली मेन काम पर फोकस करो, आपको हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है। स्पीड यानी वेलोसिटी का रिजल्ट क्या है बेटा, स्पीड या वेलोसिटी का रिजल्ट है बेटा v इज इक्वल टू हेलो हेलो सर क्लास में है ना। v का एक सिंपल सा फार्मूला v इज इक्वल टू 2 पॉइंट, आपको याद होगा 2.19 इंटू 10⁶ z बाई n इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। सो v इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई, बहुत प्यारा बेटा, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है 2.19 10⁶, z कितना है, z मतलब हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम की ऑर्बिट संख्या 3 है। क्या कहते हैं यार, सही है? अरे सही नहीं, बिल्कुल सही है यार, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चलो। देखो 10⁶ तो एकदम नक्की हो गया, बोले तो पक्का हो गया। अब समझो 2.19 का 2/3 कितना होगा, लॉजिकली सोचो बेटा। 2.19 क्या करीब करीब 2 देखो कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये क्या 2.19 19 करीब करीब 20 के आसपास है, तो क्या 2.2 हो जाएगा। अरे यार 9 को राउंड ऑफ करोगे प्रीवियस फिगर एक बढ़ जाएगा, ऑड नंबर है राउंडिंग ऑफ से। 9 को राउंड ऑफ करोगे, 19 को 20 कर लो भैया, या 9 को राउंड ऑफ करके प्रीवियस डेट को बढ़ाओगे, करीब करीब ये नंबर आपका 2.2 है ना। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 2.19 वाला नंबर करीब करीब 2 है। और अगर ये 2.2 है, 2.2 का दुगना कितना 4.4, और 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 1 दशमलव रखा 4, 3 चौको 12 दशमलव रखिए, 3 चौको 12, 1.2 1.4 समथिंग आएगा, 1.4 समथिंग आएगा। इज देयर एन ऑप्शन लाइक 1.4 समथिंग? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल पढ़ के परेशान हो तो ये, अरे प्लैंक कांस्टेंट दिया है, के की वैल्यू दी है, z बराबर 2, क्या मतलब इन सब बातों का? आप इन्हीं सब बातों को कैलकुलेट करके तो वेलोसिटी का फार्मूला डेवलप कर चुके हो, यही तो क्लास में सिखाया गया बेटा। तो इसे केवल फॉलो करो, मतलब यू नीड नॉट टू मेक टू। अच्छा और बताएं बेटा, कभी कभी क्या होता है कि कई अच्छी जगहों पर अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूँ, एक्चुअली पूरा टू द पॉइंट रख करके कैलकुलेशन कराते हैं, बट आपका जो आंसर आएगा और पूरे कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के सेकंड प्लेस में कहीं भले थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, बाकी आंसर बिल्कुल सिर्फ कैलकुलेटेड रिजल्ट में रखोगे तब भी सिमिलर आंसर आएगा, और कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करोगे तब भी सिमिलर आंसर आएगा। राइट? कितने बच्चों का सही था बेटा इसी फार्मूले से? क्यों भाई, देखो आवाज ही नहीं आ रही, चैट बॉक्स पे आवाज आ जाए। मेहनत कर इतनी कि तू पूरे हिंदुस्तान में छा जाए, और ऐसा रिप्लाई कर चैट बॉक्स पे आवाज आ जाए। ठीक है भाई, बढ़िया बेटा, शाबाश, पूरी लगन के साथ लगे रहिए। मैं आगे चल रहा हूं बेटा 6 नंबर के बाद 7 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल, कैसा बढ़िया, आओ शाबाश, बहुत प्यारा बेटा। अगला सवाल देखो 7वां नंबर, कह रहा है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v बम्बार्डेड ऑन, यार ये सुनो क्लास का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आपको याद हो, हम याद दिलाएं। क्वेश्चन कह रहा है जब अगर अल्फा पार्टिकल जिसका मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v बम्बार्डेड ऑन अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Jd, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्फा जैसा डबल पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल अगर काफी रफ्तार के साथ आए और किसी न्यूक्लियस के बड़ा करीब पहुंचे, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास z प्रोटॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस रिपल्शन की वजह से ये चलेगा काइनेटिक एनर्जी लेकर, यहां तक आते आते बस यहीं पे आके रुक जाएगा। क्यों? रिपल्शन की वजह से यहां तक आते आते, देखिए दो बातें हैं, रिपल्शन की वजह से स्पीड धीमी 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 धीमी, काइनेटिक एनर्जी खत्म। बट चूंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में है जो कि कंजर्वेटिव है, तो आपकी समस्त काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस से
अल्फा पार्टिकल की लास्ट सेपरेशन आर नॉट मानी जाए तो हम कहेंगे न्यूक्लियस के इतना ही क्लोज जा सकता है, इससे क्लोज नहीं जा सकता, इससे करीब नहीं जा सकता. सो दिस आर नॉट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. और ध्यान दीजिए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आर नॉट को हम लोगों ने जब काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करके रिजल्ट निकाला था कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, तो आंसर आया था आर नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर नॉट. Q1 Q2 में इसके पास 2e चार्ज है, उसके पास ZE चार्ज है, टोटल चार्ज 2ZEE मिलकर E स्क्वायर अपॉन, समझिए जब काइनेटिक को पोटेंशियल में बदलोगे तो काइनेटिक को उठा के नीचे भेज दो, डिस्टेंस को ऊपर भेज दो, तो यहाँ हाफ mE स्क्वायर आया था, ये मुझे याद है ना. अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए यहाँ पी स्क्वायर बाई 2m भी तो लिख सकते हैं, बट मोमेंटम का डिस्कशन होगा तब आप फॉर्मेट चेंज करोगे. ध्यान रखिए, आप जो फार्मूले आपको एक जबान में रटे हुए, जैसे काइनेटिक मतलब हाफ mE स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले तो mgh, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r, ये चट से निकलने वाले फार्मूले हैं. आप फ्रीक्वेंटली इन्हीं का इस्तेमाल करिए. जब कोई स्पेशल केस का है, जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल आए, दोनों इक्वल मोमेंटम के साथ आए, दो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ आए, तब आप फार्मूले को अलग अलग प्रारूप में इस्तेमाल करिए, अन्यथा सिंपल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से काम चलाइए. इतनी बात ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल अगर m मास का है, वो न्यूक्लियस के करीब v वेलोसिटी से करीब करीब बम्बार्डिंग करी जाए, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मास के साथ कनेक्शन क्या. भैया हमको तो साफ साफ दिख रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हम कह रहे हैं अगर अल्फा पार्टिकल की जगह कोई अल्फा का दुगने मास वाला पार्टिकल होता, तो पार्टिकल जितना हैवी मास का होगा, जितना मास ज्यादा, उतना ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और कम और अंदर तक पेनिट्रेट करता चला जाएगा इनर्शिया की वजह से. सही. तो ऑप्शन ये एम्स में पूछा गया था 17-18 के आसपास की बात. हम इस बात को क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं बेटा. बढ़िया. ये कुछ बच्चे लिख रहे हैं सी. चलो ठीक है बेटा. हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में चूंकि m आएगा वो इनवर्स में आएगा बेटा. क्लियर है. अगला सवाल 8वां नंबर. पलक झपकते ही सवाल चेंज देखिए बेटा, बहुत आसान सा सवाल है, प्लीज इसको पूछना मत. क्वेश्चन कह रहा है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10 की पावर 7 इस्तेमाल करी जाए, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वेव नंबर, ध्यान रखिएगा बच्चों, शब्द स्पष्ट रखिए, जब भी कभी वेव लेंथ की बात करें, सो वी आर सपोज टू, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम लैम्डा का कैलकुलेशन करेंगे. और जब भी कभी बच्चों वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 1 मीटर लेंथ में अवेलेबल नंबर ऑफ लैम्डा इज लैम्डा वेव नंबर. सो वेव नंबर इज 1 by लैम्डा. द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. बच्चों लाइमन सीरीज में आपको कहां आना होता है, n बराबर 1 पर. बामर में कहां आना होता है, n बराबर 2 पर. बामर की पहली लाइन कहां से कहां तक, n बराबर
हाँ जी बच्चों, वॉइस क्लियर है बेटा? जरा सा थंब दिखा दो फटाफट। संजय महाराज कहते हैं कोई जरा जाके देखे सूरज के 2022 में तो नहीं रहे, इस साल देख नहीं रहा। Nothing happened. We are again back. गुरुजी गुप्ता जी से कह दीजिए राउटर लगवा दें। बिल्कुल बेटा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कल ही इसी बात को प्रस्तुत करेंगे। हम कहते हैं हमारे छोटे छोटे आपकी सारी भीड़ सेफ हो गई। हाँ बेटा, कल ही इसमें जो है राउटर लगवा दिया जाएगा। चले चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट, बस 2 ही 3 सवाल और बाकी। ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है कि क्लास खत्म भी वहां हुई जहाँ खत्म होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रही होगी और है बहुत सिंपल। इसकी तैयारी करते तो आप खुद ही समझ जाओगे। दिखाते हैं, सुनो, ऐसा समझो। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m, ठीक है भाई, जिनकी डे ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। बस इतनी बात को पकड़ो। पहले बताओ लैम्डा का फार्मूला डे ब्रॉगली से होता है h/p। लैम्डा बराबर h/ कुछ भी कह लो mv। p की जगह क्या लिख सकते हो? कुछ ऐसा लिखो जो एनर्जी के टर्म्स में हो। बस सारे फॉर्मेट लिख लो। p बराबर h बराबर v, क्या लिख रहे हैं? डे ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/p। h/p की जगह अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एक मास m का इलेक्ट्रॉन, इसकी डे ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, वो फॉल करता है किसी टारगेट पर इन एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के किसी टारगेट पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गिरता है। आप एक्सरे अभी जब पढ़ेंगे थोड़ा सा हिंट देंगे बेटा इसको, कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है तो हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जाकर के अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करते हैं और उसे एक्साइट या डी एक्साइट करते हैं, जिससे फोटॉन्स निकलते हैं, उसे एक्सरे कहते हैं। तो कह रहे हैं टारगेट से टकराया और कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट कितनी हो जाएगी, ये बताओ। वेवलेंथ लैम्डा नॉट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भाई, पहले बताओ कि एक लैम्डा डे ब्रॉगली का है, और इस बात को समझिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी मेटल टारगेट से, मैं रिपीट करता हूं बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी मेटल टारगेट से टकराएगा, राइट, टकराएगा लाइक दिस, तो टकराते वक्त एक निश्चित एनर्जी लेवल लेकर टकराएगा। तो टकराते वक्त इसकी एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू hc/λ नॉट। मैं रिपीट करता हूं बेटा, डे ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू h/m, लैम्डा बराबर h/p, h/√2 मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया है जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट बताई जा रही, तो लैम्डा नॉट से हम इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का अंदाजा लगाएंगे और एक लैम्डा डे ब्रॉगली लिखेंगे तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 टाइम्स ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय, और काइनेटिक एनर्जी की जगह बेटा hc/λ नॉट। सब रूट में है, सब रूट में भैया, सिंपल सी बात है, रूट तो कहीं दिख नहीं रहा, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे क्या जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h/, भाई इधर स्क्वायर करोगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का पूरा रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू m इंटू hc, और लैम्डा नॉट उछलकर ऊपर चला जाएगा। हमें तो लैम्डा नॉट चाहिए, तो लैम्डा नॉट को बचाइए, ध्यान दीजिएगा, एक h से एक h कट गया, तो हमें तो लैम्डा नॉट चाहिए। तो लैम्डा नॉट को अगर रोकोगे तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2mc, सब मिल जाएगा 2mc लैम्डा स्क्वायर, 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h, और उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं लिखा होगा 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h, ये लिखा सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सवाल है, फिर रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करूंगा। मास दिया है, डे ब्रॉगली दी है, तुरंत डे ब्रॉगली लगा लो, इसके सारे फॉर्मेट लिख लो बेटा। यही एक तरीका, एक आधा सवाल ऐसा और है पोटलैटिक इफेक्ट का भी तरीका यही है। और मोमेंटम को कन्वर्ट कर लिया करो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और जिस किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लैम्डा के फॉर्म में दी गई हो, जैसे कह रहा कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट है इमिटेड एक्सरे की, तो बेटा एक्सरे में निकलने वाले फोटॉन्स होते हैं ना, और फोटॉन्स की एनर्जी hc/λ नॉट। अब लैम्डा नॉट का फोटोन निकल रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पैकेट पक्का ऐसा रहेगा,
भाई जितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा, करीब करीब उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन आया होगा hc/λ0 से, तो जो एक्सरे फोटोन निकला है वो भी hc/λ0 से। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोगों ने एनर्जी इस्तेमाल कर लिया। बाकी 1, 2 और 3 स्टेप का सवाल, बाकी स्क्वायर करना मैथमेटिकल का, देख लो बेटा, सही है। बेटा तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो भाई, ये सब तुम्हें भी मौका मिलेगा, है ना, ये सब जीवन में करने का। 2 दिन नहीं 4 दिन छुट्टी लेके तुम भी चले जाना। हाँ, SHM वेव्स के लेक्चर बेटा मिल जाएंगे, एक बार ऑफिस में आके बात कर लेना। चलो आओ, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चों। तरीका याद रखो, बहुत बढ़िया। लैम्डा बराबर h/mv h/p और मोमेंटम को लिख लो √2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में तुरंत नेक्स्ट लैम्डा का इस्तेमाल करो। अगला आइए बेटा, ये सवाल मुझे नहीं लगता शायद बताने लायक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength कितना। बहुत शानदार है बेटा। कैन हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट और लैम्डा निकलता है, तो फोर्थ और से थर्ड में कितना निकलेगा। बहुत सिंपल सी, आप चाहो तो 1 2 3 4 बना लिया करो। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, है ना। कहीं से भी कहीं जंप करे, थर्ड से सेकंड में जंप करता है, थर्ड से सेकंड में, तो इमिशन होता है लैम्डा। ये बताओ जब चौथे से तीसरे में जंप करेगा, मान लो निकलेगा लैम्डा डैश। एक बार आप 1/λ इज इक्वल टू z स्क्वायर r n फाइनल स्क्वायर n इनिशियल स्क्वायर वाला फार्मूला यहां लगाओ, एक बार यहां लगाओ, दोनों इक्वेशंस डिवाइड कर दो, अपने आप रिलेशन दिख जाएगा। ऐसा एक सवाल शुरुआत में हम लोग कर चुके हैं, इसमें 5/27 आया, करीब करीब वैसे कर लोगे। अगला बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन। बेटा बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। लास्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब हो गया इन्फिनिटी से 2 और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब हो गया इन्फिनिटी से 1। सेम 1/λ का फार्मूला, 1/λ इज इक्वल टू z स्क्वायर r, डब्बे के अंदर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, इन्फिनिटी से 2 लास्ट लाइन ऑफ बाइमर, फाइनल इनिशियल चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक और सवाल, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। हालांकि रेशियो नेगेटिव नहीं होता, बट अगर ट्रू वैल्यू रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट होता है बच्चों, मुझे याद है शायद प्लस का हाफ डब्बा, है ना। टोटल एनर्जी का रिजल्ट होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस का हाफ डब्बा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का हाफ डब्बा, काइनेटिक एनर्जी प्लस का हाफ डब्बा, टोटल माइनस हाफ का डब्बा, है ना, पोटेंशियल माइनस का डब्बा। हमसे किसका रेशियो पूछा? रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, काइनेटिक विद रिस्पेक्ट टू टोटल, काइनेटिक विद रिस्पेक्ट टू टोटल। डब्बे से डब्बा कट जाएगा, डब्बे का मतलब होता है 1/4πε0 z² और हाफ से हाफ भी कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा। सो ट्रू रेशियो कम्स आउट टू बी 1:-1। जो आया वही बता रहा हूं बेटा, क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि द टोटल एनर्जी, सवाल कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, टोटल एनर्जी माइनस का 3.4 है। बच्चों तुम्हें देखते ही याद आ गया होगा कि एक्चुअली अगर हाइड्रोजन एटम की बात है तो ये हाइड्रोजन एटम के n बराबर 2 की एनर्जी है। हाँ, इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल कितनी होगी तो मैं आपको बता दूं बच्चों, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो एनर्जी होती है, रिपीट करता हूं बेटा, अभी पीछे डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का अमाउंट प्लस माइनस के हिसाब से बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 गुना होती है। ये सब रिलेशंस हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं।
अभी पीछे डब्बे डब्बे डिस्कस किए थे, तब भी लिख सकते हो। तो बच्चों अगर किसी टोटल एनर्जी अगर डिस्कशन किया गया है तो टोटल एनर्जी में माइनस लगा दो, तो माइनस 3.4 का जो माइनस टाइम्स आंसर आएगा वो प्लस का 3.4 हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी तो प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 गुना होती है, 2 गुना होती है। 2 गुना का मतलब 3.4 विद माइनस साइन का 2 गुना 6.8। सो आंसर प्लस का 3.4 काइनेटिक जो हमेशा पॉजिटिव होगी, और पोटेंशियल टोटल का दुगना माइनस का 6.8। सो ऑप्शन संख्या सी गोस राइट। डन। चलो, बहुत अच्छा सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है बेटा, बढ़िया सवाल बताते हैं। इसको बार एक बार समझना और खत्म करते हैं बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे, आज का लास्ट है, कल के लिए तैयार रहना। वेव मोशन के शॉर्ट नोट्स, डुअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम के शॉर्ट नोट्स, और ये सारे सवाल कंप्लीट हो गेट पे मिलते हैं। कह रहे हैं फोटोन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 10.2 है, वो कोलाइड करता है हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट के साथ इनइलास्टिकली। इनइलास्टिकली का मतलब हो गया फोटोन गया चिपक गया, मतलब वो फोटोन पूर्णतः से इलेक्ट्रॉन का हो गया। आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकंड वन मोर फोटोन ऑफ एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड विद द सेम हाइड्रोजन एटम। तो अब क्या डिटेक्शन होगा, सुटेबल डिटेक्टर क्या क्या बताएगा, मतलब क्या क्या प्रोसेस होगा। तो बच्चों इस बात को ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन एटम के केस में ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रही आपकी ग्राउंड स्टेट, n बराबर 1 कह लो या से ग्राउंड स्टेट कह लो। यहां आपका एक नन्हा सा इलेक्ट्रॉन बैठा है ना। सबसे पहले क्या होता है इसके साथ, एक फोटोन का पैकेट आता है, इसके ऊपर गिरता है। फोटोन का पैकेट जो आया है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। प्रैक्टिस से बच्चों इतना तो याद हो ही गया होगा, क्या याद हो गया होगा कि 1 से 2 माइनस 13.6 माइनस 3.4 कि जो बीच का गैप है वो एक्चुअली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है एग्जैक्टली। जितना एनर्जी गैप है इतने के ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पर 10.2 का फोटोन गिरा, टक्कर इनइलास्टिक थी तो फोटोन अब इलेक्ट्रॉन का हो चुका है, वो अपनी सारी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही इस एनर्जी गैप के बराबर जो आया है वो भी 10.2 है और गैप भी 10.2, जैसे एनर्जी गैप के बराबर पैकेट मिलेगा तुरंत उछलकर ऊपर जाएगा और फ्यू माइक्रो सेकंड्स के बाद ये वापस भी आएगा। और जब ये वापस आएगा तो जितना एनर्जी लेकर गया है उतनी एनर्जी देकर वापस आएगा। तो गया है फोटोन लेके तो आएगा फोटोन देके। ये 10.2 को बाइज्जत फोटोन के फॉर्म में आपको वापस करेगा। तो अगर यहाँ डिटेक्टर लगा के देखें तो पता लगेगा फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, फिर से फोटोन वापस मिल गया। तो डिटेक्टर में एक तो फोटोन आ गया, आपको आपका फोटोन कंजर्व मिल गया, वापस मिल गया, कोई नुकसान नहीं, एक रिजल्ट ही आया। हुआ क्या, इन्हीं कुछ माइक्रो सेकंड्स में एक और हरकत हुई। दूसरी हरकत क्या हुई नोटिस करिएगा। आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकंड वन मोर फोटोन ऑफ एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बार तो अति हो गई, दूसरी बार जो पैकेट आया है आपकी बार वो बहुत तगड़ा पैकेट है। ये पैकेट आया आपकी बार जो पैकेट आया वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर माइनस 13.6 लेकर रहता है। अगर इसको प्लस का 13.6 का पैकेट मिल जाए तो इसकी टोटल एनर्जी शून्य हो जाएगी और ये आयनाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस 13.6 लेकर ग्राउंड स्टेट पर है वापस आ गया चक्कर वक्कर करके, उसे जैसे एक और पैकेट टकराया तो फिर से अब की बार अब 15 का पैकेट बहुत हैवी, वो 13.6 से भी ज्यादा है। तो पहली बात तो इसकी एनर्जी में माइनस 13.6 में पहली बात तो 15 में से 13.6 ऐड होकर इसकी टोटल एनर्जी को जीरो बनाएगा और जैसे टोटल एनर्जी अमाउंट जीरो हो जाएगा ये इन्फिनिटी पर भाग जाएगा। और ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी टोटल एनर्जी ध्यान दीजिएगा, इसके पास जो पैकेट आया, इसके पास जो पैकेट आया 15 का पैकेट आया, उसमें से 13.6 इसने आयनाइज होने के लिए खर्च किया और 15 में से 13.6 घटा के देखो तो 15 माइनस 13.6 आप देखिएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसके पास बची है, जिसे चाहेगा तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल करेगा। सेम वर्क फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, फोटोइलेक्ट्रिक जैसा कॉन्सेप्ट कि जो फोटोन आया उसमें से कुछ हिस्सा इसे आयनाइज करने में जाएगा, बचा हुआ हिस्सा इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा।
अब ऑब्जर्वेशन में दो बातें, 10.2 के फोटोन आने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट वापस 10.2 मिला, ये आपका पहला आंसर, ये पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पैकेट गिरने से पहले इलेक्ट्रॉन 13.6 लेकर आयनाइज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बची हुई 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को काइनेटिक के फॉर्म में इस्तेमाल करेगा। तो मेरे पास दो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा जो 1.4 की काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग रहा होगा, और एक मुझे अपना फोटोन वापस मिल जाएगा 10.2 वाला। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से मिलने वाला वो फोटोन और 1.4 के साथ एटम से बाहर आया हुआ इलेक्ट्रॉन, आपको कहीं ना कहीं 1 फोटोन ऑफ 10.2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी ऑफ 1.4, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए, किसी के मन में कोई डाउट? बहुत अच्छा सवाल है। किसी के मन में कोई डाउट? चले बेटा, अब सो जाए गुरुजी, बताई दिया, सो जा लाला, सो ही जाए ललवा, क्या बोलेंगे हो तो एग्जैक्ट उसका असेंट भी नहीं पता बेटा, हम तो मजाक मजाक कर रहे। सुनो, ये खत्म हो गया, तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल, यहीं पे कहानी खत्म करते हैं, कल मिलते हैं अपनी क्लास पर। दो लिंक है बच्चों, दो वीडियो थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हुआ, और मैं कोशिश करूंगा जिस भी दिन क्वेश्चन कंटेंट थोड़ा बहुत कम होता है, हम लोग अब ऑनलाइन लगातार मुलाकात करते रहेंगे। सारा सिलेबस क्लास में ऑफलाइन, मैं घोषणा कर रहा हूँ, सारा सिलेबस ऑफलाइन क्लास में 100% खत्म करूंगा। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बच्चे अलग अलग अर्थ निकालते हैं चीजों का। और इसके बाद जितना भी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन था वो ई गुरुकुलम के साथ साथ आपके ओमेगा ऑनलाइन चैनल पर भी चलता रहेगा। नियमित रहिए, 4 महीने मन लगा के मेहनत कर लो, इसके बाद जितना जी करे उतना सो लेना, समझ गए ना? पेपर अपने टाइम पर है, एक्टिवेट हो जाइए और बढ़िया से मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो मॉर्निंग इन द क्लास। एब्सेंट मत हो बच्चों, आलस मत करो बच्चों, दिन में 1 घंटे सो लिया करो, बट मॉर्निंग क्लास मत छोड़ा करो, है ना? चलो।